नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा पीसीएस क्रैश कोर्स में उत्तर प्रदेश का पहला लेक्चर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम लोग उत्तर प्रदेश का जो सामान्य जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में, उसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना, और ये जान लीजिए कि ये बेसिक लेक्चर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको सब मिल जाएगी। और सामान्य परिचय से, भौगोलिक संरचना से और प्रशासनिक संरचना से इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे। इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको समझते हुए चलिएगा कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य परिचय। तो उत्तर प्रदेश का जो है सबसे सामान्य परिचय इस तरह से होता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पे चौथा स्थान है। तो निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ पर ये जरूर उठता है कि जब चौथा स्थान है तो इसके 3 ऊपर के भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी जीके पढ़ रहे हो तो भारत का जीके आपसे छूट जाएगा। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान हो गया। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश हो गया, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का आता है, और उत्तर प्रदेश का कभी कभी आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है। तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर ये भी बात आती है, जब हम कहते हैं भारत में ये चौथे स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत में इसका प्रतिशत क्या होगा इसके क्षेत्रफल का? तो भारत के क्षेत्रफल में जो है इसका प्रतिशत 7.33% होता है। और भारत का क्षेत्रफल अगर आपको नहीं पता है तो भारत का क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश जो है उसमें कितना अंश रखता है? 7.33% का उत्तर प्रदेश अंश रखता है। अब उत्तर प्रदेश के विस्तार की हम बात करते हैं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसका कितना विस्तार है किलोमीटर में। तो पूर्व से पश्चिम, क्योंकि आप देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है आपको बड़ा दिखता है, तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है 650 किलोमीटर इसकी जो है कुल लेंथ आती है। और वहीं पर उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण जो है ये कितना आ जाता है? 240 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई होती है। तो ये सब फैक्ट महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके हम बहुत पुराने इतिहास में जाएं तो उत्तर प्रदेश का जो हमको इतिहास मिलता है वो हमको वैदिक काल से ही प्राप्त होता है, लेकिन फिलहाल जो हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण है वो है हमारा ब्रिटिश काल से, हम उसको जोड़ते हैं। हालांकि महाजनपद काल वगैरह भी है, जब उत्तर प्रदेश का इतिहास करके पूरा पढ़ेंगे वहाँ पर हम डिटेल में वैदिक काल, महाजनपद काल, फिर किस किस काल में, जैसे बौद्ध काल में और जैन आंदोलन में, जैन धर्म के आंदोलन, सभी जितने भी जो है धार्मिक आंदोलन हुए हैं उस समय जो है जो इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है वो सब हम उसमें कवर करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश काल में जो ये प्रांत है उस समय राज्य शब्द का इस्तेमाल ना होकर प्रांत या प्रोविंस शब्द का इस्तेमाल होता था। तो प्रोविंस जो है ये अवध के अतिरिक्त कहलाता था, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था, और इसको उस समय पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इसके बाद जो है 1833 में क्या हुआ? 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का एक अलग प्रेसिडेंसी बन गई, आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी का इसमें निर्माण कर दिया गया और इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश जो तत्कालीन था वो आगरा प्रेसिडेंसी के जो है नाम से और उसके क्षेत्र के अंतर्गत आ गया।
फिर इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का चूँकि एक लंबा जो है राजनीतिक इतिहास रहा है, तो पहले ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को बहुत सारे अलग अलग समय में अलग अलग नाम मिले, क्योंकि लगातार जो है इसके भूभाग में, इसके क्षेत्रफल में जो है परिवर्तन होता रहा। तो सबसे शुरुआती जो था 1836 में से इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया 1836 से। उसके बाद 1877 में इसको क्या कहा गया? 1877 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत और आगरा और अवध, ये इसका पूरा नाम है, मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा मिलाकर जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश जो प्रोविंस था वो इसको कहा गया। इसके बाद अगला मेजर परिवर्तन आया कब? 1902 में। 1902 में इसका फिर नाम चेंज हुआ, आगरा और अवध का इसको संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद अगला मेजर परिवर्तन कब हुआ? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद जो है पुनर्गठन सभी विधानसभाओं का हुआ, और जो है उसके बाद जो है 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत से नाम से जाना गया। इसके बाद अगली बड़ी घटना कब होती है इतिहास में? अगली बड़ी घटना आती है 24 जनवरी 1950, यानी भारत का जो गणतंत्र है या संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, और आज तक ये उत्तर प्रदेश है। हालांकि इसके भौगोलिक क्षेत्र में जरूर अंतर आया। फिर 26 जनवरी 1950 को ये भारत गणतंत्र का जो है एक स्वतंत्र राज्य बना, और उसके बाद जो है अगला परिवर्तन फिर कब देखते हैं, तो नाम के स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं आया। 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा चालू हुई। तो 24 जनवरी 2018 को जो पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, उसका सिग्निफिकेंस आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, जो है क्योंकि ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत गणराज्य में जो है स्थापित हुआ था संविधान के अनुसार, इसीलिए उस दिन को यादगार रखने के लिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा, और 2018 में ये पहली बार मनाया गया। अभी हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। अब इतने सारे नामों में परिवर्तन हुआ तो लगातार इसकी राजधानियाँ भी बदलती रहीं। तो 1836 से जो है इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। उसके पहले कोई ऐसी जो है मतलब डिस्टिंग्विश टाइप की राजधानी नहीं थी जिसको जो है जिसका उल्लेख किया जा सके। 1836 से इसकी राजधानी आगरा हुई। 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद जो है जब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट जो है भारत का शासन अपने अधीन लिया, जब जो है ब्रिटिश इंडिया एक्चुअल में जो है भारत को बोले जाने लगा, तो 1858 से इसकी राजधानी इलाहाबाद तत्कालीन या आज के प्रयागराज में शिफ्ट कर दी गई। उसके बाद 1921 में अगला परिवर्तन हुआ और लखनऊ को आंशिक राजधानी के रूप में जो है मान्यता दी गई। आंशिक राजधानी का मतलब क्या है? प्रशासनिक जितने भी काम होते थे वो लखनऊ से संपादित होने लगे थे, आंशिक का यही मतलब है। और जो जुडिशियल काम होते थे, यानी कि चूँकि हाई कोर्ट की स्थापना इलाहाबाद में पहले हो चुकी थी, तो जितना भी न्यायिक कार्य था वो इलाहाबाद में ही होता रहा, जो वर्तमान प्रयागराज है। और लखनऊ 1921 में लखनऊ से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों का जो है शुरुआत हुई। तो 1921 में इसीलिए इसको आंशिक राजधानी कहा गया, यहाँ पर इसको पूर्ण राजधानी इसीलिए नहीं कहा गया। 1925 वो साल था जब उत्तर प्रदेश की राजधानी पूरी तरह से लखनऊ को कहा जाने लगा। अभी भी आधिकारिक रूप से पूर्णतः, परंतु प्रांतीय सचिवालय जो था वो इलाहाबाद में ही रहा, अभी भी जो है थोड़ा सा। लेकिन ये है कि आप यहाँ पर लखनऊ को राजधानी के रूप में 1925 से देख सकते हैं। अब बात आती है 1935 का अधिनियम जब पारित हुआ, उसके अनुसार जो है जब नई गवर्नमेंट्स का गठन हुआ, तो 1935 का जो है एक्ट पारित होने के बाद 1935 से लखनऊ को पूर्ण क्रियाशील राजधानी के रूप में मान्यता मिली, और ये मान्यता आज तक बरकरार है। आज भी लखनऊ जो है इसकी राजधानी है। तो इस तरह से हम देखेंगे
कि एक लगातार जो है उत्तर प्रदेश कई सारे परिवर्तन के दौर से गुजरता गया। इसके बाद एक अगली महत्वपूर्ण घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये घटती है कि 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पहाड़ी राज्य जो क्षेत्र था, जिसको उस समय उत्तराखंड कहा गया, उस समय 13 जिले ऐसे थे जिनको पृथक करके एक अलग उत्तरांचल जो है राज्य बनाया गया, और बाद में अब इसका नाम जो है उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया। कब? 2007 में। तो उस समय इसको उत्तरांचल कहा गया। तो अगर देखा जाए उस समय उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन चूँकि जब हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो 13 जिले, और ये जिले छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो ये घटना या ये तारीख आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन उत्तरांचल के रूप में 9 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ था। तो यहाँ तक तो हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा, जो है इसके इतिहास के बारे में। अब उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ हमने पढ़ी। तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? लखनऊ है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अगर आपसे कहे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या हो जाएगी? कानपुर, क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जो है इसको मान्यता दी जाती है। और ये मान्यता वाली चीज़ें हैं, ऐसा आपको कहीं पर भी जो है उत्तर प्रदेश के किसी संवैधानिक डॉक्यूमेंट्स में या किसी जो है कानूनी दस्तावेज में नहीं मिलेगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी वर्तमान प्रयागराज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जितना भी न्याय का जो है कार्य है वो यहीं से शुरू से होता आया है। आज भी अगर देखेंगे तो हाई कोर्ट मूलतः वहीं पर स्थापित है, लखनऊ में उसकी जो है एक खंडपीठ है। तो न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या हो गई? प्रयागराज हो गई। अब इसी तरह से हम उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी किसी को कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है वो क्या है? वो वाराणसी है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो है धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी उत्तर प्रदेश की है क्या है, तो आपको वाराणसी जो है कहा जाएगा। अब उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश आप जो है अभी हम लोग मैप पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है एनसीआर के बारे में, नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले वर्तमान में आते हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले वर्तमान में आते हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। मतलब किसी राज्य से एनसीआर में शामिल जिलों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। अब इसमें जो है मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। अगर आप मैप में देखेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद जो है क्या है बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, ये पूरी यही बेल्ट है। ये आपका बागपत हो गया, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, यानी ये जो पूरा नीला वाला एरिया आप देख रहे हैं ये जो है इसमें आ गया। उसके बाद आ जाते हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली, ये पूरा जो है हमारा एनसीआर में शामिल है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा जो है एनसीआर में शामिल है। और अभी क्या प्रस्ताव चल रहा है? अब जो नीचे के ज़िले बच रहे हैं इनको भी, क्योंकि ये दिल्ली या दिल्ली के बॉर्डर से कहीं ना कहीं दिल्ली या हरियाणा के बॉर्डर से टच करते हैं, तो इसमें मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर, कौन कौन से ज़िले हैं? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर, ये है बिजनौर। तो ये सारे ज़िले, इनका भी एक प्रस्ताव गया है भारत सरकार के पास कि इनको भी एनसीआर में शामिल कर लिया जाए। तो अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो इस तरह से 4 ज़िले और जुड़ जाएंगे और 8, 4, 12 की ये जो है संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से एनसीआर का भी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और उत्तर प्रदेश के इन सभी पश्चिमी ज़िलों का बहुत अच्छे से विकास हो पाएगा। उत्तर प्रदेश का जैसे हमने बात कर ही ली, उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और उसकी एक खंडपीठ जो है लखनऊ में स्थापित है। तो ये तो ऐसे फैक्ट हैं, इनके आपको इसके बारे में पता भी है।
अब बात आती है उत्तर प्रदेश में जो है जो राजकीय चिन्ह हैं, आपके सामने बोर्ड पे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो राजकीय चिन्ह हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। सबसे पहले राजकीय वृक्ष की बात कर लें तो इसको अशोक का वृक्ष कहते हैं, ये राजकीय वृक्ष कहलाता है। फिर राजकीय पुष्प की बात कर लें, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। पलाश को जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि जब इसमें सारे फूल निकल आते हैं और अगर ऐसे पूरे आप एक जंगल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा जंगल लाल लाल हो गया है और जो है जंगल में आग जैसी लग गई, तो जंगल की आग, इसको जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय पशु इसका बारहसिंघा है, ये भी आप लोग जानते हैं, जू में तो कम से कम देखा ही होगा अगर आमने सामने नहीं देखा होगा। और सारस, जिसको क्रॉन्च भी कहते हैं, ये जो है राजकीय पक्षी है। उसके अलावा जो राज्य का प्रतीक है, स्टेट एम्बलम, जिसको हम राजकीय चिन्ह के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जो है ऑफिशियल जो है राजकीय प्रतीक चिन्ह है, वो ये है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा इनकी विशेषताओं पे हम बात करते हैं। सबसे पहले राजकीय चिन्ह की हम बात करेंगे। तो राजकीय चिन्ह में कभी कभी जो है थोड़े से डीप क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं। एक वृत्त है, तो ये वृत्त हो गया बाहर का गोला, जिसको वृत्त कहा गया। इसमें कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां हैं और एक तीर है। ये तीर आप देख लेते हैं, तीर है, धनुष उसमें लगा हुआ है, ये राजकीय चिन्ह में आता है। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि ये सिंबल जो है कोई ऐसे हैं कि रैंडमली जो है उत्तर प्रदेश सरकार में चुन लिए गए हैं। ये जो तीर धनुष हैं ये जो है उत्तर प्रदेश में, चूँकि अवध यानी भगवान राम की भूमि है, तो ये उसका प्रतीक है। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये 2 नदियों जैसी धारा यहाँ पर है, ये गंगा जमुनी तहजीब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है मुग़ल शासन, उसके बाद नवाबों का शासन और हिंदू राजाओं का शासन, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को वैसे भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता या विभिन्न धर्मों के जो है एक मिसाल की तौर पे देखा जाता है। और यहाँ की तहजीब को इसीलिए गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मछली है और ये जो है जो इसके 2 धारियाँ हैं इसमें बनी हुई, ये गंगा जमुनी तहजीब का ही जो है प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। हालांकि इसकी बहुत तरह से और व्याख्या की जाती है, जो सबसे सिंपलेस्ट व्याख्या है वो यही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है, ये आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश है, इसको परसा भी कहते हैं। इसके अलावा इसको ढाक भी कहते हैं, वही ढाक जो आपने सुना होगा, ढाक के 3 पात, तो ये ढाक जो है भी कहा जाता है। और इसको टेसू भी कहते हैं। और इसका अगर जो है बॉटनिकल नेम आपसे पूछ लिया जाए तो इसका बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है। और इसका एक जो विशेषण वाला जो नेम है उसको आप फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं राजकीय पशु की। बारहसिंघा है और बारहसिंघा को रेसेवरस डोवासियाई कहते हैं, ये इसका जो है जूलॉजिकल नाम है। फिर राजकीय पक्षी हमारा सारस या क्रॉन्च है। ये सब मैं डबल इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इससे अच्छे से याद हो जाए। तो ग्रस एंटोगनी इसकी जो है ये जूलॉजिकल नाम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं। प्राथमिक या पहली राजकीय भाषा हिंदी है, जो 1947 में ही डिसाइड हो गई थी। उसके बाद जो है द्वितीय राजभाषा के तौर पर उर्दू को 1989 में मान्यता मिली है। राजकीय भाषा या राजभाषा होने का क्या मतलब है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहीं भी अगर सरकारी तौर पे जानकारी प्रदर्शित की जाएगी तो कम से कम उसको हिंदी में और उसका उर्दू अनुवाद एक साथ जरूर लिखा जाना चाहिए। आप देखते होंगे सरकारी कार्यक्रमों में या सरकारी भवनों में जो नाम लिखे जाते हैं वो जो है इस नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। और चूँकि इंग्लिश ऐसी है कि इंग्लिश को जो है पूरे राष्ट्र में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो इंग्लिश का भी वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन राज्य स्तर पे ये बहुत ज़रूरी है कि आपका दोनों लैंग्वेज जो है में जो है चीज़ें उपलब्ध हों। या यूँ कह लीजिए कि जैसे शासकीय पत्राचार है वो इन दोनों लैंग्वेज में किया जा सकता है। अगर उर्दू में किया जाता है तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि
जो है हम उर्दू वाली जो है लैंग्वेज में पत्राचार जो है नहीं करेंगे, क्योंकि ये राजभाषा है। इसके बाद जो है अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी हॉकी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम राजनीतिक प्रशासन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा है। विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश की, यानी कितने सदस्य होते हैं? तो ये जो है एक समय था, आज से 3 साल पहले 2021 में शायद संशोधन हुआ है, 404 हुआ करते थे सदस्य। इसमें 403 निर्वाचित होते थे और एक एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य जो है डायरेक्ट मनोनीत किया जाता था। लेकिन अभी 2021 में एक नोटिफिकेशन निकालकर एक संशोधन कर दिया गया है संवैधानिक, और ये जो एंग्लो इंडियन सदस्य है इसकी नियुक्ति अब बंद कर दी गई है। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है, 403 है। और ये जो संशोधन वाली बात है, इसका पूरा डिटेल उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पे आप जाइए और परिचय वाले सेगमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर डेट सहित लिखा गया है कि ये एंग्लो इंडियन वाला प्रोविज़न जो है कब से रिवोक किया गया है और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया है। वहीं पर विधान परिषद की बात करें, जो उच्च सदन होता है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन में जो है संख्या इसकी 100 है। अब लोकसभा की बात करें, लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, यानी हम संसद में 80 चुने हुए अपने प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं और राज्यसभा में हम 31 चुने हुए प्रतिनिधि हम यहाँ से भेजते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो इन सीटों का आरक्षण है। तो अगर हम एससी और एसटी की क्रमशः सीटें देखें तो एससी का जो है लोकसभा में आरक्षण यानी 17 सीटें हैं और एसटी की यहाँ पर 0 है, क्योंकि एज ए स्टेट उत्तर प्रदेश में एसटी जो है वो बहुत ही नॉमिनल है, इसलिए वहाँ पर जो है इसका सीट का प्रोविज़न नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखें आरक्षित एससी एसटी की सीट जो है तो विधानसभा में 84 है एससी की और एसटी की सीटें जो है 2 हैं। तो ये जो है इनका बंटवारा हो गया। इसी प्रकार जो है अगर हम ये पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें प्रयागराज में हैं, जहाँ कुल 12 सीटें हैं। इसके बाद आजमगढ़ में 10 हैं और आगरा में 9 सीटें हैं। तो अभी की स्थिति के अनुसार ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, तो सबसे कम विधानसभा सीटें श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, तीनों में एक समान हैं, यानी यहाँ पर 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। तो ये जो है कुछ फैक्ट हो गए। अब आगे बढ़ेंगे हम कि राजनीतिक प्रशासन का जो इतिहास है उसमें उत्तर प्रदेश को क्या जो है किस तरह से सदस्य संख्या और किस तरह से यहाँ पर एक्ट वगैरह लागू हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको फैक्चुअल तौर पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश काल में राज्य में सबसे पहले 5 जनवरी 1887 को 9 नाम निर्देशित सदस्यों के साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई थी, जिसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे देखा भी था कि कब कब क्या नाम थे और क्या राजधानियाँ थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल मार्च 1937 तक तथा एकल सदनी विधानमंडल के रूप में जो है कार्यरत रही। उसके बाद आप जानते ही हैं कि पूरा संविधान में अब जो है नए जो भारत परिषद अधिनियम 1935 का था उसके अनुसार बदलाव हुआ। तो फिर क्या हुआ, 1 अप्रैल 1937 को प्रभावी हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में राज्य का विधानमंडल एकल सदनी से द्विसदनी हो गया, यानी बाइकार्मल हो गया, और इसका नाम अलग अलग पड़ गया, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। यही लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आज की क्या है, विधानसभा है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, ये विधान परिषद है।
ये सब चीज़ें आपने पॉलिटी में भी पढ़ी होंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 228 निर्वाचित सदस्य में से लेजिस्लेटिव असेंबली के गठन का प्राविधान किया गया, यानी उस समय सीटें जो है 228 हुआ करती थी। इसके बाद 1921 में उत्तर प्रदेश, मतलब इसके पहले ही हुआ, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था। तो आपसे पहले पूछा जा सकता है कि विधान परिषद का उत्तर प्रदेश में गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में, और विधानसभा का पहली बार गठन 1937 में हुआ। तो दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, इनको जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आगे जो है आपको आसानी होगी। अब ये जो विधान परिषद और विधानसभा का अलग अलग गठन हुआ, तो नवगठित विधानसभा के लिए राज्य में निर्वाचन कार्य 1935 का अधिनियम प्रभावी होने से पहले ही संपन्न करा लिए गए थे। यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए दिसंबर 1936 में चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी को यूपी सहित देश के 9 राज्यों में बहुमत मिला था। ये सभी आपने पॉलिटी में या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, अब यहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में जुलाई 1937 में कांग्रेस की पहला मंत्रिमंडल जो है उत्तर प्रदेश में बना था। फिर 29 जुलाई 1937 को यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली बैठक हुई थी। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चंस जब तब बनाए जाते हैं तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी निश्चित रूप से रहे होंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और अब्दुल हकीम 31 जुलाई 1937 को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित हुए। उसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव, चौधरी चरण सिंह, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, रफ़ी अहमद किदवई, नवाबजादा लियाकत अली खां जैसी अनेक विभूतियाँ असेंबली के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। तो ये उत्तर प्रदेश का जो है अगर देखा जाए तो एक तरह से गौरवशाली इतिहास है। फिर आगे हम बात करते हैं स्वाधीनता के बाद की। तो स्वाधीनता के बाद जो है यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली बैठक कब हुई? 3 नवंबर 1947। क्या लिखा हुआ? 3 नवंबर 1947। तो स्वतंत्रता के पहले की पहली बैठक और स्वतंत्रता के बाद की पहली बैठक दोनों आपको पता होनी चाहिए। विधानसभा ने 25 फरवरी 1948 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अवध चीफ कोर्ट का विलय करने का निर्णय लिया। ये दोनों ही अलग अलग कोर्ट हुआ करती थी। और इससे क्या हुआ? वर्ष 1949 में ऐतिहासिक महत्व के 2 संसदीय कार्य हुए, जो मतलब शुरुआत में जो सबसे बड़े अगर 2 कार्य गिनाए जाएं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो क्या क्या हुए? तो उसमें जो है सबसे पहले जो है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक, ये जो है पारित हुआ। विधेयक का साल आपको याद रखना है, कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है कि ये किस वर्ष के जो है पारित हुए थे। उसके अलावा दूसरा जो आया वो यूपी एग्रीकल्चर टेनेंट्स एक्विजिशंस ऑफ प्रिविलेजेड बिल 1949 जो है था, जो 1951 और दिसंबर 1949 में एक अधिनियम के रूप में स्थापित हुए। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी आपको जो है जमींदारी और जो है भूमि सुधारों पर निबंध लिखना हो, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार इस तरह से, तो यहाँ पर भी जो है ये डेटा आपके काम का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक विधानमंडल का प्रथम सत्र के नए संविधान के अंतर्गत 2 फरवरी 1950 को आरंभ हुआ और माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष पद की इसमें शपथ दिलाई गई थी। तो इस तरह से आपको ये भी पता चल गया कि पहला जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश का कौन था। अब हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से भारत के उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये सब फैक्ट आप लोग को पता है क्योंकि आप लोगों ने खूब अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो है एक्सटेंशन और 2 तरह के होते हैं, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो सबसे पहले जो है हम अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार को जो है हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार हमारा इस तरह से चलेगा, उत्तर प्रदेश की ऊपर से लेके और यहाँ तक जो है जो विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। तो अक्षांशीय विस्तार को अगर देखा जाए
तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में ये है। ये इसका विस्तार हो गया। उसके बाद जो है अगर कुल अक्षांशीय विस्तार जो है आपसे पूछ लिया जाए तो दोनों को हम घटा देंगे। घटाने पे हमको क्या मिलेगा, 6 डिग्री 29 मिनट। कुछ किताबों में जो है कहीं से मिसप्रिंटिंग की वजह से ये 30 की जगह 31 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी आपको डेटा बता रहा हूँ वो सभी उत्तर प्रदेश की या तो ऑफिशियल वेबसाइट या किसी ना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही लिया हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा। ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल वेरीफाइड हैं और इसमें कोई भी गलती होने की संभावना जो है फ़िलहाल तो नहीं दिखती है। अब इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का जो है ये हो जाएगा। तो देशांतरीय विद्या को हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कहते हैं। ये 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसका जो है देशांतरीय विस्तार निकालेंगे तो इसका हम जो है जो माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट जो है इसका कुल देशांतरीय विस्तार है। तो ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना हो गई कि अक्षांश में और इधर से जो है देशांतर में जो है ये कितने जो है बीच में आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर हम थोड़ा सा देखें तो उत्तर प्रदेश जो है क्या है, एक पुराना भूभाग है, यानी भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है प्राचीनतम जो गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड अगर आपने जो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पर गोंडवाना लैंड के बारे में आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। कुल मिलाकर बहुत ही प्राचीनतम भूभाग का ये हिस्सा है और ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। फिर उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी भाग या प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जो इसका दक्षिणी निचला भाग है। और उसके अलावा जो है इसका निर्माण जो है बृंद की शैलों के द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अभी भी आप देखेंगे जो है यहाँ पर जो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, इधर जो है आपको बिंद और जो है कैमूर की जो है पहाड़ियाँ, मतलब बुंदेलखंड रीजन में जो है आपको इसके जो है अवशेष या जो है अभी भी जो है पठारी चट्टानें मौजूद हैं। प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हिमालय की शिवालिक श्रेणी और पश्चिम, अब इसको चारों तरफ से जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है समझने का प्रयास करें। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, यानी उत्तर में जो है क्या है, यहाँ शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। पश्चिम और दक्षिण में यमुना नदी यहाँ पर बहती है और विंध्य श्रेणियाँ, और पूर्व में जो है गंडक नदी जो है यहाँ पर बहती है। आप देखते हैं कि उत्तराखंड से निकलकर जो यमुना नदी है वो इस तरह से दिल्ली होते हुए इधर आते हुए इधर यहाँ पर प्रयागराज में जो है जाकर मिल जाती है। और इसी तरह से गंडक नदी जो है नेपाल से निकल कर जो है इसकी जो है पूर्वी सीमा पर बहते हुए जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा जो है इसका भौगोलिक जो है वह है आपको जानने के लिए कि कैसे कैसे जो है ये किस तरफ से जो है क्या चीज़ें इसकी जो है सीमाओं को बना रही हैं। इसके बाद जो है जो अगला पॉइंट है कि राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, या जिसको हम चौड़ाई भी कह सकते हैं, तो ये कितनी है। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम देखेंगे, पूर्व से पश्चिम तो कितना है, 650 किलोमीटर जो है ये पूर्व से पश्चिम है। और अगर उत्तर से दक्षिण देखेंगे इसका विस्तार तो ये 240 किलोमीटर है। अभी हम आगे सब कुछ जो है मैप के थ्रू देखेंगे कि पूर्वी ज़िला कौन सा है, पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो उस पे जो है हम बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, अभी एक विवादित प्रश्न भी जो है परीक्षा में पूछ लिया गया था जिसमें बता दिया गया कि 9 राज्यों से लगे। सामान्यतः जो है उत्तर प्रदेश के एक डॉक्यूमेंट में भी ये बात लिखी है, क्योंकि कभी कभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई अलग अलग लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली इसको जो है स्पेसिफाई किया जाना चाहिए।
तो अगर हम बोलते हैं कि 9 का मतलब ये है कि उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही शामिल हैं, ना कि जो है आप ये कह दीजिए कि 9 राज्य। थोड़ा सा 9 राज्य बोलना जो है तकनीकी रूप से जो है ठीक नहीं होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं उत्तर से। ये हिमाचल प्रदेश है जो सहारनपुर से जो है न्यूनतम सीमा टच करता है। इधर आ जाइए हरियाणा, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश ये आपका दिल्ली हो गया। इसके बाद मथुरा आगरा को टच कर रहा है क्या? ये आपका राजस्थान। राजस्थान के नीचे आए यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में हम बढ़े जो है तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश यहाँ से शुरू हो रहा है, सबसे लंबी सीमा रेखा जो है मध्य प्रदेश ही बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में, यहाँ तक आएगा सोनभद्र तक, ठीक है। इसके बाद सोनभद्र का जो है जो नीचे वाला भाग है वहाँ पे टच करता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो है सोनभद्र के पूरब में आ जाएगा झारखंड, झारखंड के ऊपर बिहार आ जाएगा। और इसके अलावा एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी उत्तर प्रदेश का है नेपाल। नेपाल जो है कहाँ से शुरू होता है? पीलीभीत से शुरू होकर जो है महाराजगंज तक नेपाल की सीमा लगती है। और वहीं पर उत्तराखंड की बात करें तो पीलीभीत से स्टार्ट होकर सहारनपुर तक पूरा जो है उत्तराखंड की सीमा जो है टच करती है। तो इस तरह से 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश ये उत्तर प्रदेश की चारों तरफ से सीमाओं को निर्धारित करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश की सीमा को एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश टच करता है जो कि दिल्ली है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली का जो है कौन कौन सा दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन कौन से जो है जिले टच करते हैं, तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये जो है उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। यानी दिल्ली उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले जो दिल्ली की सीमा को टच करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और ये जो है एनसीआर में भी आते हैं, निश्चित रूप से आपको ये पता है। अब हम थोड़ा सा एक एक जो है फैक्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नेपाल की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत कभी कभी टेढ़े बन जाते हैं कि नेपाल को कौन कौन से टच करते हैं और पूरब से पश्चिम का क्या क्रम है या पश्चिम से पूरब का क्रम, कुछ भी आपसे जो है पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले नेपाल की बात करें। नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर उत्तर प्रदेश शेयर कर रहा है, जिसकी शुरुआत होती है पीलीभीत से। अगर हम पश्चिम से शुरू करें, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पश्चिम कहेंगे। और इधर हम जो है कहाँ जाएंगे? पूर्व की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। तो इनको जिलों को क्रम में आप याद रख लीजिए, अपने हिसाब से कोई सुविधाजनक एक ट्रिक बना लीजिए। पश्चिम से चले, सबसे पहले पीलीभीत लगा। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आगे बढ़े, अगला जिला नेपाल के लिए आया, कौन सा आया? बहराइच आ गया। बहराइच के बाद तीसरा जिला आ गया, चौथा जिला आ गया श्रावस्ती। श्रावस्ती से आगे बढ़े, 5वां जिला आ गया बलरामपुर। बलरामपुर से आगे बढ़े, सिद्धार्थनगर आ गया, 6ठा जिला। सिद्धार्थनगर से आगे आ गया 7वां जिला महाराजगंज। तो ये क्रम आपको याद रखना है और दोनों तरीके से आप याद रखें तो बेहतर है। इसकी कोई ट्रिक डेवलप कर लीजिए। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम को बता दो भाई, तो आप जो है पूर्व से चलिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। किसके साथ में? मेरठ के नेपाल के साथ में। अब जो है यही फैक्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और इसकी कुल लंबाई आपसे कभी पूछ ली जाए तो आपको कितना बचाना है? 579 किलोमीटर से नेपाल बॉर्डर की जो उत्तर प्रदेश के साथ टच करता है वो लंबाई। और कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। ये भी आप जानते हैं कि 7 ज़िले हैं, 7 का क्रम भी आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे। ठीक इसी तरह से उत्तराखंड को भी याद कर लेंगे हम लोग। अगर आपको मैप देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपना भी जो है जो आपके पास मैप हो
वो ओपन कर सकते हैं, तो बढ़िया रहेगा। वैसे आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी जिला जो है कौन सा है? सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का। तो सहारनपुर से शुरुआत करते हैं, यानी पश्चिम से हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं। तो सहारनपुर, उसके बाद आ गया मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत एक ऐसा ज़िला है जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर कर रहा है और जो है राज्य वाली बाउंड्री भी शेयर कर रहा है उत्तराखंड के साथ में, लेकिन ये इकलौता ऐसा ज़िला नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो महाराजगंज क्या है, ये भी नेपाल के साथ जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है और साथ में बिहार के साथ भी शेयर कर रहा है। तो इस तरह से, और वहीं पर सोनभद्र की अगर हम बात करेंगे तो सोनभद्र बिहार से, झारखंड से, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ से, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश से, 4 राज्यों के बीच में यानी 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये उत्तराखंड की बात हो गई। अब आपसे कोई पूछ ले उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड से जो है उत्तर प्रदेश के लगते हैं, तो पहले नंबर पे सहारनपुर, दूसरे नंबर पे मुजफ्फरनगर, तीसरे नंबर पे बिजनौर, चौथे नंबर पे मुरादाबाद, 5वें नंबर पे रामपुर, 6ठे नंबर पे बरेली, 7वें नंबर पे पीलीभीत। यानी 7 उत्तराखंड से भी टच करते हैं, 7 जो है नेपाल से भी टच करते हैं। तो ये आपको जो है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब मैप बेस्ड चीज़ें हैं। हिमाचल प्रदेश से आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है, तो हिमाचल प्रदेश से इकलौता हमारा जो ज़िला है वो है सहारनपुर, टच करता है और न्यूनतम मात्र जो है कुछ किलोमीटर की बाउंड्री जो है टच करता है। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट के साथ जो है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है, तो वो होती है सबसे ज़्यादा किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ में। सबसे कम किसके साथ में होती है? हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आपसे जो है अपेक्षा की जाती है कि आपको ये सब बहुत ही सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले राज्य ले लेते हैं। तो अगले 2 राज्य हमारे हैं बिहार और झारखंड। चलिए बिहार और झारखंड की तरफ चलते हैं। झारखंड से इकलौता एक ही डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का सीमा शेयर करता है, वो है सोनभद्र, ये हमने बात कर ली। बिहार से कितने ज़िले टच कर रहे हैं और उनका क्रम क्या है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। उत्तर में बिहार का जो है जो टच कर रहा है वो है पहला महाराजगंज, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है देवरिया, चौथा है बलिया, 5वां है गाजीपुर, 6ठा है चंदौली और 7वां है सोनभद्र। तो ये जो है बिहार से टच कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो है एक चीज़ पीछे छूट गई है, उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो बिहार वाले देख लीजिए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की हो ही गई है। पीछे जो है जो छूट गया था हमसे, वो हमने मध्य प्रदेश से कितने ज़िले टच कर रहे हैं ये नहीं बताया। हमने ये तो बात कर ली थी कि जो है कौन कौन से, मतलब सबसे ज़्यादा जो है लंबाई में शेयर करता है। तो मध्य प्रदेश में चलते हैं, जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे। आगरा पहला ज़िला हो गया, दूसरा इटावा हो गया, तीसरा जालौन हो गया, चौथा झांसी हो गया, 5वां ललितपुर हो गया, 6ठा महोबा हो गया, 7वां बांदा हो गया, 8वां चित्रकूट हो गया, 9वां प्रयागराज हो गया, 10वां मिर्ज़ापुर हो गया और 11वां सोनभद्र हो गया। तो इस तरह से कुल 11 ज़िले इसको टच कर रहे हैं। अब बिहार झारखंड के बाद झारखंड से एक हो गया, छत्तीसगढ़ से एक ज़िला हो गया हमारा सोनभद्र, ये आपको ध्यान रखना है। सोनभद्र की स्पेशल पोजीशन है, सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है, ये हमने आपको पहले भी बोल दिया है, फिर से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा बिहार, 4 जो है के बीच में वो इकलौता है। अब आगे बढ़ते हैं, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। जल्दी से इनके देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले टच करते हैं, क्योंकि सीमा पर आधारित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा में पहले नंबर पे आ गया सहारनपुर,
दूसरे नंबर पे जिला आ गया शामली, उत्तर से दक्षिण हम चल रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ गया बागपत। चौथे नंबर पे आ गया गाज़ियाबाद। पाँचवें नंबर पे आ गया गौतम बुद्ध नगर। और छठे नंबर पे आ गया अलीगढ़। और सातवें नंबर पे आ गया मथुरा। तो इस तरह से हरियाणा से 7 जिले टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसके बाद जो है राजस्थान की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान से टच कर रहा है मथुरा और आगरा, 2 जिले जो है यहाँ पर राजस्थान से टच कर रहे हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इससे हम पहले ही बात कर चुके हैं। दिल्ली से 2 जिले टच करते हैं, कौन कौन से? गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो यही सारी बात जो है यहाँ पर पीछे लिखी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सीमावर्ती ज़िले हैं जो किसी को टच कर रहे हैं। इसके बाद और नीचे पहुँचते हैं, हालांकि हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश से कितने जिले दोस्तों हमने बताए थे? 11 जिले आपको बताए गए थे, जो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि जो है मध्य छत्तीसगढ़ से तो एक ही है सोनभद्र, उसके बाद मध्य प्रदेश से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जिले मध्य प्रदेश से टच करते हैं। और मध्य प्रदेश सबसे लंबी रेखा बनाता है 11 जिलों से साथ जो है। तो आपसे जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सर्वाधिक लंबी स्टेट बाउंड्री किस स्टेट के साथ जुड़ी है, वो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। अब आगे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला एक ज़िला कौन सा है, वो है ललितपुर। ललितपुर आप देखिए यहाँ पर ये पोजीशन है। ललितपुर के चारों तरफ से तो ललितपुर को मध्य प्रदेश ने घेर रखा है, केवल ये सबसे छोटी सी सीमा से झांसी से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो केवल एक ही ज़िले से टच करता है दूसरे प्रदेश के, या सबसे कम ज़िलों से घिरा हुआ, तो वो जो है उत्तर प्रदेश के सबसे कम ज़िलों से घिरा हुआ ज़िला एकमात्र ज़िला है ललितपुर। और ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये भी इसकी विशेषता है। और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, वो हिमाचल प्रदेश है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न राज्यों से सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के राज्य। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमको खाली जो है एक समरी देखनी है। फटाफट हम देखते चलते हैं। हिमाचल प्रदेश से 1, छत्तीसगढ़ से 1 सोनभद्र हो गया, झारखंड से 1 जिला है जो है सोनभद्र, राजस्थान से 2 है मथुरा और आगरा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से 2 हैं, ये आपको रिवीजन करना है, गाज़ियाबाद गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा से हमारे 6 जिले टच कर रहे हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। बिहार से हमारे 7 जिले टच करते हैं, उत्तराखंड से हमारे 7 जिले टच करते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे 11 जिले टच करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमको क्या देखना है, जो हमने बात की थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे उत्तरी जिला माना जाता है सहारनपुर को, क्योंकि ये जो है उत्तर में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तरी जिला हमारा कौन सा हो गया, सहारनपुर हो गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली सबसे पश्चिमी जिला है। फिर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो इधर आ जाइए पूर्वांचल में, बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला है। और सबसे ज़्यादा जो है दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिणी जिला हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, सोनभद्र। कहाँ पर है, ये देखिए, सोनभद्र सबसे दक्षिण में उत्तर प्रदेश के स्थित है। तो इस तरह से उत्तर दक्षिण ये आपको पूरा याद रखना है। कई बार ये सुमेलन में पूछ लिया जाता है, कई बार डायरेक्ट फैक्ट के फॉर्म में इसको आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे कौन से हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा ज़िला, जैसा मैंने पीछे भी आपसे डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। ये देखिए लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब हम सर्वाधिक 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े ज़िलों की चर्चा कर लेते हैं।
तो लखीमपुर खीरी से छोटा कौन सा है, इसको क्रम से याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है 7,680 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का प्रश्न आपसे शायद ही कभी पूछा जाए। 4 जिले जो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनका अवरोही क्रम क्या है? लखीमपुर खीरी के बाद जो है सोनभद्र का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हरदोई, चौथे नंबर पे सीतापुर। अब बात आती है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे छोटा जिला है हापुड़। कितना है? 660 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। हापुड़ कहाँ पे है? हापुड़ को ढूंढिए। ये है आपका हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर के बीच में। एक तरफ गाजियाबाद भी है, गौतम बुद्ध नगर है, नीचे बुलंदशहर है, दक्षिण में, उत्तर में मेरठ है और इसके पूरब में अमरोहा और संभल है। तो ये हापुड़ है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे छोटे जिले कौन से हैं? कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसको भी एक फैक्ट के रूप में याद कर लीजिए कि सबसे कम क्षेत्रफल पहले हापुड़ का आ गया, हापुड़ से थोड़ा ज़्यादा गाज़ियाबाद का है तो गाज़ियाबाद दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे संत रविदास नगर आ गया जिसको भदोही कहते हैं, और फिर आ गया शामली, ये चौथे नंबर का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले हापुड़, संभल और शामली जो है नहीं सृजित हुए थे। उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर माना जाता था। तो बहुत पुरानी कोई किताब आपके हाथ में लग जाएगी तो हो सकता है उसमें संत रविदास नगर लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है बहुत ही पुराना फैक्ट दिया हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में कुल ज़िले कितने हैं? बहुत सामान्य सी बात है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश के जो सबसे नए ज़िले हैं उनके पुराने नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हापुड़ का जो है पुराना नवीनतम ज़िले हापुड़, संभल तथा शामली हैं। इनके क्रमशः नाम क्या हैं? पंचशील नगर हापुड़ को कहते थे, संभल को भीम नगर कहा गया था और शामली को प्रबुद्ध नगर कहा गया था। ये जो है इनको पुराने नाम है। ये 28 सितंबर 2011 को जो है इनके नए नामों की जो है घोषणा हुई थी। फिर इससे बात करते हैं, इससे पहले भी कुछ ज़िले बनाए गए थे। तो वो ज़िले कौन से थे? महामाया नगर, काशीराम नगर, रमाबाई नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर और ज्योतिबा फूले नगर। इनके पुराने नाम क्या हैं? इनके पुराने नाम उस समय हाथरस थे, यानी किसका नाम हाथरस था? महामाया नगर का नाम हाथरस था, काशीराम नगर का कासगंज था, रमाबाई नगर का जो है कानपुर देहात था, छत्रपति साहू जी महाराज जो है नगर अमेठी को कहा गया था और ज्योतिबा फूले नगर का नाम जो है अमरोहा था। लेकिन 2012 में फिर से इनके नामों को रिस्टोर कर दिया गया था, यानी आज की डेट में हाथरस, कासगंज, कानपुर देहात, अमेठी और अमरोहा ही इसका पुनः नाम है। तो कई बार नामों को बदला गया था। संत रविदास नगर का भी नाम अब बदलकर भदोही कर दिया गया है। हालांकि कहीं वो भी लिखा मिल जाता है, कहीं वो भी लिखा मिल जाता है। इतनी बार नाम बदले गए हैं तो हर डॉक्यूमेंट से नाम पूरी तरह से आज भी इरेज नहीं हो पाया है। अब उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की बात कर लेते हैं। कितने ज़िले हैं, कितने विकास खंड हैं, कितने मंडल हैं, ये सब चीज़ें मुझे पता है कि आपको पता है, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो है केवल मेरे साथ जो है इसको रिपीट करना है। और ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार हैं। तो सबसे पहले जिलों की संख्या की बात करें, कितने हैं? 75 हैं। मंडल कितने हैं? कुल 18 हैं। सबसे आखिरी में जो बना मंडल या सबसे रिसेंट जो कह सकते हैं वो अलीगढ़ है। मंडलों के नाम देखेंगे, अभी हम मंडलों की पूरी संरचना भी देखेंगे। आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवी पाटन मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर हो गया। सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? बड़े का मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ ये क्या है? सबसे बड़े मंडल हैं। इन सभी में 6-6 जो है ज़िले हैं। सबसे छोटे मंडल कौन से हैं? सहारनपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर और बस्ती, आजमगढ़, इन सभी में 3-3 ज़िले हैं। नगर समूह कितने हैं? ये नगर समूह 15 हैं। ये कहाँ से आती है आंकड़े? ये 2011 की जनगणना से आती हैं।
उत्तर प्रदेश में कितने आर्थिक संभाग हैं, तो 4 आर्थिक संभाग हैं जो है उनको क्या कहा जाता है, केंद्रीय संभाग, पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग और बुंदेलखंड। इस तरह से ये हो गया, 4 आर्थिक संभाग हो गए। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं आज की डेट में, तो 351 तहसीलें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नगर निगम उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 17 हैं। न्याय पंचायत संख्या में अगर देखा जाए तो 8135 है, लेकिन 2017 में एक अधिसूचना जारी करके इसको रद्द कर दिया गया है, यानी न्याय पंचायतें अब जो है प्रशासनिक इकाइयों में नहीं गिनी जाती हैं। नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, 200 हैं। ग्राम पंचायतें कितनी हैं, 58,189 हैं। उसके बाद विकास खंड जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं या डेवलपमेंटल ब्लॉक्स कहते हैं, ये 826 हैं। जितने विकास खंड होते हैं उतने ही क्षेत्र पंचायत होते हैं, ये आपको पता ही होगा। जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय विभाजन है उसमें जो है ये जो स्तर है। फिर जिला पंचायतें कितनी हैं, तो जितने जिले होते हैं उतने पंचायत होते हैं, जो सबसे ऊंचा स्तर है पंचायती राज व्यवस्था में। आबाद ग्राम जो उत्तर प्रदेश की जो है जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार 97,814 आबाद ग्राम हैं। नगर पंचायत 546 हैं। कुल राजस्व ग्राम 1,06,774 हैं। तो इस तरह से ये प्रशासनिक संरचना हो गई। अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों कई सारे ऐसे जो है ज़िले हैं जिनका ज़िले का नाम तो कुछ और है और उनका हेडक्वार्टर यानी जो उसका मुख्यालय है वो कुछ अलग है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे ज़िले हैं, 2-4 नहीं हैं, इसलिए इनको हमको देखना ज़रूरी है। सबसे पहले कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी का हेडक्वार्टर मंझनपुर में है। फिर अंबेडकर नगर की हम बात करें तो इसका अकबरपुर नाम से जो है हेडक्वार्टर है। कुशीनगर का पडरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। सिद्धार्थ नगर में जो इसका हेडक्वार्टर है वो नौगढ़ या नवगढ़ दोनों तरह से लिखा जाता है। ये देख लीजिए, सरकारी मतलब प्रशासनिक दस्तावेजों में नवगढ़ मिलता है और जो है ऐतिहासिक रूप से इसको नौगढ़ कहते हैं। अपभ्रंश का ही वो है मतलब फिर अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज है, ये आप लोग को पता ही है। संत कबीरनगर का पुराना नाम भी खलीलाबाद था, उसका मुख्यालय खलीलाबाद है। संत रविदास नगर का पुराना जो है मतलब हेडक्वार्टर जो है भदोही में पड़ता है और अब जो है इसका नाम फिर से भदोही कर भी दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है और एक और बचा कासगंज। कासगंज का जो है मुख्यालय काशी राम नगर में है। तो ये मुख्यालय से भिन्न नाम वाले कुल 13 जिले हैं जिनका हमने यहाँ पर विवरण देखा। अब उत्तर प्रदेश के मंडल की बात करें तो 18 मंडल हैं। बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देंगे, लेकिन मेरा फोकस ये है कि थोड़ा सा आप मैप को अच्छे से समझ लें, जिससे उत्तर प्रदेश से जुड़े जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके अच्छे से जो है तैयार हो सकें। तो सबसे पहले सहारनपुर मंडल की बात करते हैं। चूँकि कुल 18 मंडल हैं तो सहारनपुर की अगर हम बात करेंगे तो सहारनपुर में 3 हैं। ये देखिए, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर 3 जिले हैं। इसके बाद अगला हमारा आ गया जो है मंडल, कौन सा है वो मेरठ मंडल है। इसका मुख्यालय भी ध्यान रखिएगा मेरठ है। कभी कभी मुख्यालय जो है मंडल के नाम से भिन्न होता है, जैसे कि आपका देवी पाटन मंडल आएगा, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, इसलिए इसको भी याद रखिए। अब इसमें 6 जिले हैं, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। इसके बाद अगला मंडल आ रहा है अलीगढ़। ये भी जो है आपका पश्चिम का ही मंडल है। अलीगढ़ में 4 हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, ये 4 जिले आते हैं। मुख्यालय इसका अलीगढ़ ही है। इसके बाद आगरा मंडल आ गया। आगरा मंडल भी इसके पास में ही है, उसके नीचे। तो आगरा मंडल का मुख्यालय आगरा है। इसमें मथुरा आ जाता है, आगरा आ जाता है, फिरोज़ाबाद आ जाता है, मैनपुरी आ जाता है। इसके बाद आगरा मंडल आता है कानपुर। ये कानपुर मंडल आप देख रहे हैं जो नीले रंग से यहाँ पर जो है फ्लोरेसेंट नीले रंग से, ये कानपुर मंडल है। कानपुर मंडल में कानपुर तो इसका मुख्यालय हो गया, कानपुर देहात इसमें एक जिला हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया, कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया।
इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, झांसी मंडल आ जाता है जो बुंदेलखंड का है। झांसी मंडल में मुख्यालय झांसी है, 3 जिले हैं इसमें झांसी को लेते हुए, एक ललितपुर हो गया, ऊपर जालौन हो गया, बीच में झांसी हो गया। तो इसको देख लेते हैं। इसके बाद जो है अगला आ गया चित्रकूट मंडल, चित्रकूट धाम भी इसको भी कहते हैं, चित्रकूट धाम मंडल। अब यहाँ पर देखिएगा चित्रकूट का जो मंडल मुख्यालय है वो बांदा जिला है, ना कि चित्रकूट है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी जो है चित्रकूट ये हो गया, बांदा ये हो गया, हमीरपुर ये हो गया, महोबा हो गया। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बांदा में है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज मंडल। तो मंडल का मुख्यालय प्रयागराज में ही है, ये आप जो है ग्रीन कलर से इसको देख पा रहे हैं। इसमें आ जाएगा सबसे नीचे प्रयागराज है, उसके ऊपर कौशाम्बी है, फिर फतेहपुर है और प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट मंडल हमारा है लखनऊ मंडल, जो काफ़ी बड़ा मंडल है। और लखनऊ मंडल के ही जिलों को मिलाकर अभी क्या जो है नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का कि एक स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है। अब जो हमने SCR की बात की, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें लखनऊ मंडल के सारे ज़िले शामिल नहीं हैं, क्योंकि अगर मंडल स्तर पर देखेंगे तो देखिए इसमें SCR में लखनऊ तो है ही है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा आपका आ गया बाराबंकी। फिर एडजॉइनिंग ज़िला हमारा तीसरा कौन सा है, उन्नाव हो गया। उसके अलावा चौथा रायबरेली हो गया। फिर क्या आ गया, हरदोई हो गया पाँचवा। और छठा ज़िला हमारा क्या हो गया, सीतापुर। तो ये 6 ज़िले जो है मिलकर राज्य राजधानी क्षेत्र, क्या नाम दिया गया है, राज्य राजधानी क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, SCR कहते हैं, स्टेट कैपिटल रीजन। इसमें क्षेत्र SCR। अब स्टेट कैपिटल रीजन की जो संकल्पना है वो NCR से ही ली गई है, नेशनल कैपिटल रीजन से, जिस तरह से दिल्ली और उसके आसपास के कई सारे स्टेट्स के ज़िलों को शामिल करके वो बनाया गया है। तो इस तरह से अगर ये राज्य राजधानी क्षेत्र, इसका गठन हो चुका है और इसमें जो है इसके जो चेयरमैन होंगे, इसका एक प्राधिकरण बनाया गया है, राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण करके। मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष उसके उत्तर प्रदेश राज्य के चीफ सेक्रेटरी होंगे। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। तो ये चीज़ें जो है इससे जुड़ी हुई हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। 6 कौन कौन से ज़िले हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। अब आता है मिर्ज़ापुर मंडल। तो मिर्ज़ापुर मंडल में कौन कौन से ज़िले हो गए, तो मिर्ज़ापुर में जो है आपके 3 ज़िले हो गए, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र। ये येलो कलर में जो दिखाया गया है ये मिर्ज़ापुर मंडल हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में ही है। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी मंडल आपको कहाँ दिख रहा है, तो वाराणसी मंडल जो है मिर्ज़ापुर के ठीक ऊपर है। वाराणसी इसका मुख्यालय हो गया। इसमें जौनपुर, गाज़ीपुर और चंदौली, इस तरह से इसमें 4 ज़िले जुड़ गए। इसके बाद गोरखपुर मंडल की हम बात करें तो गोरखपुर मंडल आपका यहाँ दिख रहा है। इसमें क्या क्या आता है, गोरखपुर तो इसका हेडक्वार्टर हो गया, महाराजगंज ऊपर है, नेपाल की सीमा से टच, कुशीनगर बिहार से टच और देवरिया जो है इधर बिहार से। तो इस तरह से 4 ज़िले यहाँ पर हो गए गोरखपुर में। इसके बाद आजमगढ़ मंडल उसी से लगा हुआ है, आजमगढ़ मंडल। तो आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ आ जाएगा, मऊ आ जाएगा, बलिया आ जाएगा और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, आजमगढ़ में ही है। नेक्स्ट हमारा बस्ती मंडल है। तो बस्ती में 3 ज़िले आते हैं, एक तो सिद्धार्थनगर हो गया, ये नेपाल की सीमा से टच करता है। अयोध्या के बगल में टच बस्ती हो गया और संत कबीर नगर, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, खलीलाबाद में। हम लोगों ने भी चर्चा की थी। तो ये जो है जो ब्लू कलर से है, ये मतलब लाइट ब्लू कलर से है, ये पूरा जो है आपका इसका मुख्यालय बस्ती में है, बस्ती मंडल हो गया। इसके बाद हम देवी पाटन मंडल कह रहे हैं। तो देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा है, ये आपको ध्यान रखना है। देवी पाटन मंडल बनता है गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच से मिलकर। इसमें से आप देखेंगे तो गोंडा को छोड़कर बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जो है ये नेपाल की सीमा पर स्थित ज़िले हैं। आगे अगला मंडल है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में क्या क्या आता है,
अयोध्या, जिसका पुराना नाम फैजाबाद था, अयोध्या तो इसका हेडक्वार्टर हो गया। इसमें अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी और सुल्तानपुर, ये 4 ज़िले इसमें जो है जुड़ते हैं। इसके बाद कोई मंडल बचा, वो हमारा बरेली मंडल। अभी एक और मंडल आएगा 18वां। तो बरेली मंडल में क्या है, बरेली मंडल का मुख्यालय बरेली ही है। और बरेली में क्या क्या आता है, ये बरेली है, पीलीभीत, ये दोनों कहाँ टच हो रहे हैं, नेपाल बॉर्डर से टच हो रहे हैं। इसमें तीसरा जिला बदायूं है, चौथा जिला जो है क्या है, शाहजहांपुर है। नेक्स्ट हमारा मंडल है मुरादाबाद मंडल। तो मुरादाबाद मंडल उसी के ठीक बगल में है। ये हमारा है मुरादाबाद मंडल, जो ग्रीन कलर से ऊपर दिख रहा है आपको उत्तर दिशा में। मुरादाबाद मंडल में रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर आ जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुरादाबाद में ही है। अब हमने शुरुआत में चर्चा की थी आर्थिक संभाग की। आर्थिक संभाग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय संभाग, और उसके अलावा जो है बुंदेलखंड जो है चौथा भाग है। ये जो विभाजन है ये आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया है, और इसके पीछे जो है क्या है कि आर्थिक संरचना क्षेत्रीय आधार पर उत्तर प्रदेश की कैसी है उसको। तो इसमें जो सबसे बड़ा संभाग है वो हमारा पश्चिमी संभाग, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहलाता है, जिसमें 30 जिले आते हैं। कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पश्चिमी संभाग में कितने जिले आते हैं, तो सर्वाधिक जिले पश्चिमी संभाग में ही आते हैं 30, और पूर्वी में पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पर 28 जिले आते हैं। तो पश्चिमी में आप देख लेंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बदायूं, मथुरा, एटा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कासगंज, हापुड़, संभल, शामली। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो पूरा यहाँ इस तरह से जो एरिया है ये पूरा जो है पश्चिमी संभाग में कवर हो रहा है। 30 जिले हैं, सबसे ज़्यादा जो है जिले यहाँ पर शामिल हैं, और सबसे समृद्ध जो संभाग है आर्थिक दृष्टि से वो भी यही है। इसके बाद जो है हम केंद्रीय संभाग की बात कर लें, तो केंद्रीय संभाग जो है कौन सा है, सॉरी आगे बढ़ गया। केंद्रीय संभाग जो है जो अवध वाला रीजन कहलाता है, जिसको हम सांस्कृतिक दृष्टि से अवध कहते हैं, जिसका कभी हेडक्वार्टर जो है यह एक तरह से सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या हुआ करता था, उसी वजह से उसको अवध कहा गया है। तो उससे जुड़े आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें राजधानी भी शामिल है। तो केंद्रीय जो है जो संभाग है उसमें क्या क्या है, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो है इसमें ये वाला जो रीजन है ये इसमें आ रहा केंद्रीय संभाग में, इसमें 10 जिले आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय संभाग के बाद बुंदेलखंड आता है, और बुंदेलखंड के जिलों के नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से बुंदेलखंड के जिला नहीं है या कौन सा है। तो बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक और जो है सामाजिक रूप से बुंदेलखंड एक स्पेशल कैटेगरी रखता है, और चूंकि अभी तक बहुत पिछड़ा माना जाता था, हालांकि अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य शुरू हो रहे हैं। तो बुंदेलखंड का मतलब है झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल को मिलाकर, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। यहाँ पर देख लीजिए महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये 7 जिले मिलकर बुंदेलखंड बनाते हैं। और इसकी खासियत क्या है कि इन सब की सीमा जो है कहाँ से मिलती है, मध्य प्रदेश से मिलती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड केवल उत्तर प्रदेश में ही है, बुंदेलखंड जो सांस्कृतिक क्षेत्र की परिकल्पना है वो उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं, और उसके अलावा मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे ज़िले इसमें जुड़कर पूरा एक सांस्कृतिक वो बनाते हैं। भले ही प्रदेश बदल जाता है, लेकिन सांस्कृतिक रीजन के रूप में, सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश के बीच विस्तारित है। अब बात आती है पूर्वी संभाग की, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि पूर्वी में 28 ज़िले हैं। तो अब तो आपको पता चल गया, तो अब पूर्वी में आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं कि पूर्वी में क्या है। आप सीधा सीधा जो है
ये उठाइए और ये सब आपका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गया। तो इस तरह से पूर्वी संभाग हो गया, 28 ज़िले इसमें हैं। 28 जिलों जरूरी नहीं आप याद रखिए, वैसे याद हो जाएंगे अगर मैप एक बार आप एक बार लकीर खींच लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्वी में क्या क्या जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कुछ राजनीतिक प्रशासन का ऐतिहासिक परिदृश्य पढ़ लेते हैं। अब हम अपने इस लेक्चर की थोड़ा सा जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अभी आगे कुछ फैक्ट्स और हैं उनको भी देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात विधान परिषद के प्रथम जो सभापति थे, सीधे सीधे फैक्ट के रूप में हमको इसको याद रखना है, श्री चंद्रभाल थे एवं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये हमने पीछे पढ़ा भी। 1967 तक एक आंग्ल भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए विधानसभा की कुल सदस्यता संख्या 431 थी। फिर 1967 के पश्चात विधानसभा की कुल सदस्यता 426 हो गई, बार बार बदल हुए। फिर 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ आपको याद होगा, उत्तराखंड या उत्तरांचल तत्कालीन उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तो फिर उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य बचे, 403 बचे और प्लस एक एंग्लो इंडियन बचा। इस तरह से तब की स्थिति के अनुसार 404 हो गए और ये 404 जो है बहुत जो है दिनों तक चलता रहा। वर्तमान में अब स्थिति क्या है, अब जो है 403 ही हो गए, क्योंकि एंग्लो इंडियन के मनोनयन वाला जो क्लॉज था वो संविधान संशोधन के द्वारा हटा लिया गया है। फिर जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ 8 मार्च 1952 को हुआ उत्तर प्रदेश में, और इसका गठन अब तक 18 बार हो चुका है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्तमान सरकार जो है कार्यरत है वो कौन से नंबर की है, तो वो 18वीं है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक चित्र है जो मैंने स्वयं जो है अपने कैमरे से कभी खींचा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं इसको जो है अपने इसमें शामिल करता हूँ। और इस शामिल करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपनी फोटोग्राफी के बारे में बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधान भवन के बारे में, क्योंकि ये जो विधान भवन है ये बहुत ही ऐतिहासिक है और इस अंग्रेज़ों के समय से, ब्रिटिश काल से ही इसमें कई सारे, क्योंकि ये बहुत अनूठा एक स्थापत्य का भी नमूना है, तो इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं जो हमको जानने चाहिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो उत्तर प्रदेश का जो काउंसिल हाउस है जिसको आप विधान भवन कहते हैं, इसके भव्य भवन की नींव 15 दिसंबर 1922 को पड़ी थी। उस समय तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर, अभी भी देखेंगे उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ में ही बटलर मार्ग है, बटलर पैलेस है, तो बटलर नाम से जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स उत्तर प्रदेश में हैं, खासकर लखनऊ में। 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन किया गया था। इस भवन का निर्माण कलकत्ता की एक कंपनी थी, मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी, इसके द्वारा किया गया था। इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट थे उनका नाम था स्विनोन जैकब और श्री हीरा सिंह। हीरा सिंह जो है निश्चित रूप से भारतीय रहे होंगे और ये जो है बाहर के थे। उस समय इसके निर्माण के लिए 21 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। यानी 1920-21 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 21 लाख रुपए 21-22 में बहुत हुआ करते थे। यानी एक भव्य विधान भवन की संकल्पना उस समय करके काफ़ी बजट दिया गया था। इसका जो स्थापत्य है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आर्किटेक्ट किस शैली का है, तो ये यूरोपियन और अवधी निर्माण शैली इसमें मिक्स है। कैसा आप बताएंगे, यूरोपियन प्लस अवधी निर्माण शैली। ये भवन अर्धचक्राकार रूप में मौजूद है, मुख्य रूप से 2 मंजिलों में मिर्जापुर चुनार के भूरे रंग के बलुआ पत्थरों से के ब्लॉक से निर्मित है। अर्धचक्र के बीच में गोथिक शैली का गुंबद है। गोथिक शैली का गुंबद आपने जब भारतीय संस्कृति पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो जो गुंबद की शैली है, जो ऐसा ऐसा आपने पीछे देखा, तो ये गोथिक कहलाती है। यहीं पर यहाँ पर बताने का जो है मतलब है। इसके शीर्ष पर एक आकर्षक छतरी है। इस गुंबद के चारों ओर सजावट के रूप में रोमन शैली के बड़े आकार के पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं और भवन के बाहरी भाग के पोर्टिकों के ऊपर संगमरमर से प्रदेश का राजकीय चिन्ह बीचों बीच में बना हुआ है। अब इसी के सामने जो है एक मुख्यमंत्री का एक नया सचिवालय बन गया है, जिसको हम लोक भवन के नाम से जानते हैं, क्योंकि अब जो है जैसे नए संसद का भी निर्माण हो गया, तो उत्तर प्रदेश में भी इसकी आवश्यकता थी ही कि जो है नया जो है एक भवन बने, जिससे, क्योंकि जैसे से उत्तर प्रदेश ग्रोथ करेगा तो यहाँ पर जो है प्रशासनिक अमले को बैठाने के लिए भी जो है जगह की ज़रूरत होगी। अब लास्ट में हम कुछ उत्तर प्रदेश के और फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे,
पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 1963 से 1967 के बीच रही हैं। उसके बाद देश की पहली राज्यपाल के तौर पर सरोजनी नायडू का आपने नाम सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश में कब से रही हैं? 1947 से 1949 तक रही हैं। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, जिनको बनारसी दास, बाबू बनारसी दास भी कहते हैं, एवं श्रीपति मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे जो है कुछ और फैक्ट्स हैं, उसके बाद हम अपनी जो है क्लास को समाप्त करेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है अब तक? सुश्री मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की हैं। 4 बार ये अब तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कौन रहा है? आत्माराम गोविंद खरे और केसरीनाथ त्रिपाठी जी, ये 3 बार ये लोग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगाया गया। उसका विवरण नीचे दिया गया है। अंतिम बार राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 के बीच 1 माह 25 दिन का लगाया गया था। और अभी तक की सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो 11 माह 29 दिन का जो है 2 बार जो है लग चुका है। 7वीं बार और 8वीं बार जो लगा उसका कार्यकाल भी दिया है, उसका जो है डेट भी दी है। हालांकि बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन कभी कभी सामान्य जानकारी के लिए ये सब चीज़ें भी हमको पढ़ लेनी चाहिए। तो इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है वो हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो है पढ़ा। और ये सभी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इस लेक्चर की चीज़ों को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसको 2 बार आप और देख लीजिए रिवीजन के तौर पे। और ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देते हैं। उत्तर प्रदेश का जीके आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन के द्वारा उनको जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।